हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ जी, अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम अपना था कोलिजन, ठीक है। पर कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। पर उससे पहले अपन कुछ अलग बात करेंगे, जैसे कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र और द्रव्यमान निर्देश तंत्र। कहने का मतलब लेबोरेटरी फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है। कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र और द्रव्यमान निर्देश तंत्र होते क्या हैं, ये अपन इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि कोलिजन जब अपन पढ़ेंगे तो कोलिजन के अंदर अपन इन दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं कि ये लेबोरेटरी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम होते क्या हैं। क्लियर है? आ जाओ। बात करते हैं अपन प्रयोगशाला तंत्र, लेबोरेटरी फ्रेम की। अब इसके अंदर क्या होता है कि अपन एक फ्रेम लेते हैं, ये लो जी, अपन ने एक फ्रेम ले लिया जो क्या है, स्थिर है, जो क्या है, स्थिर है, ठीक है। और ये एक पिंड ले लिया जो क्या कर रहा है, गतिशील है, ठीक है। जो अपन ने यहाँ पे हेडिंग क्या है अपनी, लेबोरेटरी फ्रेम, ओके। अब उसके अंदर अपन ने एक फ्रेम लिया है, जो फ्रेम तो क्या है, स्थिर अवस्था में है, परंतु उसके अंदर जो पिंड है वो किस रूप में है, या फिर क्या कर रहा है वो पिंड, गतिशील है। तो ये पिंड क्या है अपना यहाँ पे, गतिशील है, ठीक है। अब सुनो, और ये क्या है अपना सेंटर ऑफ मास। अब सुनो ध्यान से कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र क्या होता है। मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, और मैं एक क्या हूँ, फ्रेम हूँ। मैं एक फ्रेम हूँ और मेरे हाथ में क्या है, ये मार्कर है, और मैं क्या हूँ, फ्रेम हूँ। तो मतलब फ्रेम यहाँ पे क्या है, स्थिर है, तो मैं स्थिर अवस्था में हूँ और ये मेरे हाथ में मार्कर है। अगर मैंने मार्कर को ऐसे फेंक दिया, ठीक है, तो मार्कर मेरे से दूर चला गया, तो मार्कर गति करते हुए तो जा रहा है, पर मैं यहीं पे खड़ी हूँ, मैं स्थिर अवस्था में खड़ी हूँ, पर मैंने बस इस मार्कर को ही फेंका है, ठीक है। ये जो पिंड है मेरे पास, इसको मान लो आप पिंड, इस मार्कर को मैंने ऐसे फेंक दिया, तो ये जो मार्कर है ये कहाँ चला गया, दूर चला गया मेरे से। तो ये गति करते हुए तो दूर गया है। तो देखो मार्कर गति कर रहा है किस नियत वेग से, किस वेग से, नियत कांस्टेंट वेलोसिटी से, और मैं क्या हूँ, स्थिर खड़ी हूँ। तो उस मार्कर के लिए, तो कहने का मतलब इस मार्कर के लिए मेरा नाम क्या होगा, लेबोरेटरी फ्रेम होगा, ठीक है। तो देखो इस पिंड के लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, दो चीज़ें ली है अपन ने, एक फ्रेम लिया है और एक पिंड लिया है। फ्रेम क्या है, स्थिर अवस्था में है, और पिंड क्या है, गतिशील अवस्था में है। तो इस पिंड के लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रेम का, लेबोरेटरी फ्रेम। किसके लिए, जैसे कि इस मार्कर के लिए मेरा नाम क्या हो जाएगा, लेबोरेटरी फ्रेम। इसी तरीके से इसके लिए, गतिशील पिंड के लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, लेबोरेटरी फ्रेम। क्लियर है कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र किसको कहते हैं। तो देखो इसको अपन एल फ्रेम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, एल फ्रेम। एल का मतलब लेबोरेटरी और फ्रेम का मतलब फ्रेम। अब सुनो इसकी डेफिनेशन सुनो, समझा दिया मैंने आपको कि इस पिंड के लिए इस फ्रेम का नाम क्या होगा, लेबोरेटरी, ओके। तो सुनो, यदि स्थिर तंत्र के सापेक्ष पिंड गतिशील हो, यदि स्थिर तंत्र के सापेक्ष पिंड गतिशील हो, तो उस पिंड के लिए गतिशील तंत्र को क्या कहा जाता है, प्रयोगशाला तंत्र कहा जाएगा, ओके। इसी तरीके से अपन बात करते हैं अब किसकी, द्रव्यमान तंत्र की। इसके लिए भी अपन एक वही ले लेते हैं, क्या, एक फ्रेम ले लेते हैं जो खुद क्या है,
स्थिर अवस्था में, ठीक है। और एक यहाँ पे पिंड ले लेते हैं जो क्या कर रहा है, गतिशील है, जो गति कर रहा है, और ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास। देखो लेबोरेटरी की अपन ने बात कर ली है, अब अपन किसकी बात करने जा रहे हैं, CM, सेंटर ऑफ मास फ्रेम की। तो सुनो, ये जो फ्रेम होता है ये वर्चुअल होता है, ठीक है। द्रव्यमान जो होता है फ्रेम, वो क्या होता है, वर्चुअल यानी कि आभासी होता है। यदि किसी तंत्र के मूल बिंदु को, यानी कि किसी फ्रेम के ओरिजिन पॉइंट को, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। सेम टू सेम चीज़ें वो ही इसके अंदर है, बस इसके अंदर एक ही चेंज होगा, वो अपन देखेंगे कि क्या चेंज होता है। तो सुनो, यदि किसी तंत्र के ओरिजिन पॉइंट को पिंड के द्रव्यमान केंद्र के साथ जोड़ दिया जाए, देखो यदि किसी पिंड के ओरिजिन पॉइंट को पिंड के द्रव्यमान केंद्र से जोड़ दिया जाए, ये लो जोड़ दिया, तो तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान का, तो इस तंत्र के सापेक्ष इस द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या हो जाएगा, VCM। क्या किया अपन ने, ये सेंटर ऑफ मास है, ना कि अपन ने कोई पॉइंट P लिया है, ये क्या है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। और अपन फ्रेम की भी कौन सी की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान निर्देश तंत्र, इसी की तो बात कर रहे हैं ना। तो आप लोगों को पता है कि द्रव्यमान सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं, CM को बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या निकाला था, R वेक्टर निकाला था। वेलोसिटी की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, VCM। सुनो ध्यान से, यदि किसी तंत्र के ओरिजिन पॉइंट को पिंड के द्रव्यमान केंद्र से जोड़ दिया जाए, तो तंत्र के सापेक्ष, तो इस तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या हो जाएगा, V वेक्टर CM इक्वल 0, यानी कि 0 होगा। इस अवस्था में तंत्र को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहा जाता है। इसको आप लोग शॉर्ट रूप में C फ्रेम भी बोल सकते हो। क्या, इसको अपन शॉर्ट रूप में C फ्रेम भी बोल सकते हैं, ओके। अब एक चीज और सुनो, इस तंत्र के सापेक्ष या इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो केंद्र का वेग कितना था, 0 था। अभी बात कर की है अपन ने, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। अगर वेलोसिटी 0 है तो CM का वेग 0 है, तो मोमेंटम भी कितना होगा, 0 होगा। कौन सी कंडीशन में, अगर इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है तो इसका मोमेंटम भी कितना होगा, 0 होगा। इसलिए अपन इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, कौन सा नाम, इस तंत्र को 0 मोमेंटम फ्रेम कहा जाता है। कौन से तंत्र को, C फ्रेम को क्या कहा जाता है, इस तंत्र को शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहा जाता है। क्लियर है भाई यहाँ तक कि C फ्रेम और L फ्रेम क्या होते हैं। देखो जी, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिजन। कोलिजन क्या होती है, टक्कर। अपन 2 टक्कर के बारे में बात करेंगे, एक इलास्टिक एंड एक नॉन इलास्टिक। देखो जी, अपने एक होती है, टक्कर की बात कर रहे हैं, अपने एक टक्कर होती है हेड टू हेड, ठीक है, सिर टू सिर, यानी कि हेड टू हेड। और एक होती है द्विविमीय टक्कर, जो हमारे कोर्स में क्या है, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक की अपन बात करेंगे, ठीक है। टक्कर किस प्रकार की होती है, एक तो होती है हेड टू हेड और एक होती है द्विविमीय टक्कर, ठीक है। अपने कोर्स में या फिर अपन बात करेंगे किसकी, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक की। तो आप सबसे पहले ये सुनो कि कोलिजन होता क्या है। एक ऐसी क्रिया जिसमें 2 पिंड संवेग का पुनर्वितरण करें,
ठीक है। कोई भी एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर मोमेंटम जो है उसका पुनर्वितरण होता रहे, मतलब बार बार वही मोमेंटम आता रहे करे, तो उस क्रिया को आप क्या कहोगे? कोलिजन कहते हैं, ठीक है। सभी प्रकार की टक्करों में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ मान्य होता है। जितने भी प्रकार के अपन टक्कर पढ़ेंगे उन सब के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो लॉ है वो क्या होगा? वैलिड होगा, चाहे आप इलास्टिक पढ़ लो चाहे आप नॉन इलास्टिक पढ़ लो। इसी प्रकार से इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ मान्य है, परंतु नॉन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मान्य नहीं है। ध्यान से सुनना ये लाइन। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर एनर्जी यानी कि ऊर्जा का संरक्षण नियम जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ वही वैलिड है। अगर बात नॉन इलास्टिक की आ जाए तो वहाँ पे जो अपन इलास्टिक के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ यूज कर रहे हैं वो वाला नॉन इलास्टिक के अंदर यूज नहीं होगा। टक्करों में साधारणतः ऊर्जा हानि उसमें ऊर्जा के रूप में होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर की, ठीक है। सबसे पहले अपना टॉपिक क्या हो जाएगा? सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। तो सुनो, यदि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के बाद पिंड एक सीधी रेखा में गति करे, ठीक है। कौन सी कंडीशन में? बात टॉपिक क्या है अपना? सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। अगर बिफोर कोलिजन टू आफ्टर कोलिजन पिंड एक स्ट्रेट लाइन के अंदर गति करे तो उस टक्कर को अपन क्या कहते हैं? सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। यदि एक टक्कर प्रत्यास्थ हो तो टक्कर को सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर कह सकते हैं। इसके अंदर देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, अपना टॉपिक क्या लिया अपन ने? सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। इससे जस्ट पहले जो अपन ने पढ़े थे लेबोरेटरी और सी फ्रेम यानी कि एल फ्रेम और सी फ्रेम, इन दोनों की बात अपन इसके अंदर करेंगे, ठीक है। टॉपिक अपना क्या है? सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, जिसकी डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी है। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी? लेबोरेटरी फ्रेम की। आ जाओ जी। इसमें अपन दो पिंड ले लेते हैं, एक ये ले लो, इसका मास बोल दो m1 और इसकी वेलोसिटी बोल दो u1। एक और ले लेते हैं, इसका मास बोल दो m2 एंड इसकी वेलोसिटी बोल दो u2। ये कब है? बिफोर कोलिजन। ये कब है भाई? बिफोर कोलिजन। अब लो, ये यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया? सीधी रेखा खींच दी, या फिर यूँ मान लो कि कोई दर्पण रख दिया, कोई मिरर रख दिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद आफ्टर कोलिजन की। तो आफ्टर कोलिजन के अंदर मास तो सेम टू सेम रहेंगे, पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे कि एक ये लिया पिंड, इसका मास तो सेम टू सेम है, पर वेलोसिटी क्या कर दी यहाँ पे? v1। और एक ऐसे ही यहाँ पे ले लो, इसका मास तो चेंज कर दो v2, पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सॉरी, मास क्या हो जाएगा? m2 और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v2। ये कब है? आफ्टर कोलिजन। ओके जी। अब सुनो, थ्योरी बोलने की कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी दिक्कत क्या कि कोई ज़रूरत नहीं है, बस थ्योरी इतनी ही है कि बिफोर कोलिजन पिंड का मास क्या है? m1 एंड वेलोसिटी कितनी है? u1। और अच्छा, बिफोर कोलिजन मास पिंड का मास है क्रमशः m1 एंड m2 एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u1 और u2। आफ्टर कोलिजन मास कितना हो जाएगा? m1 m2 एंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1
v2। ठीक है, चेंज इतना ही याद रखना कि बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है u1 u2 एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है v1 v2। ओके, सुनो अब ध्यान से। अब मैंने बोला था इसके अंदर कि अपन कौन कौन से यूज करते हैं, मैंने कोलिजन का नाम लिया था, ओनली कोलिजन। ठीक है, ये नहीं बोला है अभी कि ये इलास्टिक है कि नॉन इलास्टिक है। तो कोलिजन के अंदर अपन कौन कौन से लॉ यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं किसकी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ। ओके, सुनो, तो इन दोनों को जोड़ दो आपस में, m1 प्लस m2। अच्छा, इन दोनों को कर दो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल, आफ्टर कोलिजन वालों को भी जोड़ दो, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ से m1 कॉमन ले लो। एक काम करो, इन दोनों में से यहीं से ले लो, अगर इसको इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहीं से कॉमन ले लेते हैं अपन। m1 कॉमन लिया तो ये u1 माइनस v1। ओके, इसी तरीके से अपन m2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस u2। ओके, इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 1। क्लियर है यहाँ तक? अब इस डायग्राम को हटा दो, यहाँ से कोई काम नहीं है अपना डायग्राम का। जैसे अपन ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ यूज किया है, वैसे ही अपन क्या कर लें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, तो क्या करेंगे अपन, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, ये क्या कर देंगे अपन, हाफ। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे किया था, m1 u1 स्क्वायर, यहाँ से हाफ कॉमन ले लो भाई, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल, यहाँ से भी हाफ कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। हाफ से क्या हो गया, हाफ चला गया। अब देखो क्या कर लेंगे, अब अपन यहाँ से इस यानी कि v1 और u1 वाला जो पार्ट है, कहने का मतलब 1 1 जो वाला पार्ट है वो एक साइड ले आते हैं और 2 2 वाला पार्ट एक साइड ले आते हैं। तो देखो, m1 u1 स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, m1 v1 स्क्वायर इक्वल, ये क्या हो जाएगा, m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अपन यहाँ पे m1 कॉमन ले लो, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और m2 कॉमन ले लो तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो क्या अपन इसको इस रूप में लिख दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, यानी कि u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को, देखो m1 u1 माइनस v1 एंड u1 प्लस v1, इसी तरीके से इसको लिख देते हैं m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। ठीक है जी, लिख दिया। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, इसको इक्वेशन बोल दो 2,
ठीक है। अब इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, तो देखो इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है अपनी, ये वाली, इसके नीचे ये वाला पार्ट आ जाएगा और इसके नीचे ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो देखो m1 u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1, वो लिख दो m1 u1 माइनस v1 इक्वल में क्या है, ये वाला रखो m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2 अपॉन में क्या है m2 v2 माइनस u2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बचा भाई, यहाँ पे देखो u1 प्लस v1 इक्वल v2 प्लस u2, ये बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, यहाँ से v2 की वैल्यू निकालेंगे और उस v2 की वैल्यू को कहाँ करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर वहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, v1 की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? देखो ध्यान से सुनो, इस वाली इक्वेशन से अपन v2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर v2 की वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद वहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, v1 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो v2 इक्वल कितना हो जाएगा, u1 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है, ये समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 क्या थी अपनी, m1 u1 माइनस v1 और m2 u2 माइनस v2, यही थी अपनी। अब इसके अंदर क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। पहले तो इसको ओपन कर दो, m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल m2 u2 माइनस m2 v2। ठीक है, अब जहाँ पे v2 है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और फिर देखिए अपन सोल्व करते हैं उसको क्या आता है। तो m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल m2 u2 माइनस m2, v2 की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो पुट कर दो यहाँ पे u1 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर से, ये तो यूं का यूं रहेगा, चलता रहेगा। m2 u2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, m2 u1 प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा अब ये m2 v1, अच्छा m2 v1, इसको कर दो अब m2 u2 m2 u2 और एक अपने साथ माइनस में वैसे ही चल रहा है, क्या, माइनस m2 u2। देखो जी v2 की वैल्यू यहीं तो रखी है अपन ने, कहाँ रखी, अच्छा यहीं रखी है। इसके साथ में एक और चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, ये चल रहा है ना m2। अच्छा इसको इधर लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी बच रहा है ना अपना, देखो अच्छा उसको उस साइड लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको यहाँ पे लिख के आओ आप लोग,
माइनस M2U2। ओके, कुछ नहीं किया, रिप्लेस किया है। अब सुनो, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे अपन, ये V1 और V1 वाला पार्ट तो क्या कर लेंगे, एक साइड निकाल लेते हैं। फिर अपना क्या बचेगा, देखो M1U1 माइनस M2U1, इसको उस साइड लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो M2U1। एक चीज़ और देखो, ये M2U2 और M2U2 दोनों माइनस माइनस में है, तो इनको दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के तो होगी वैल्यू, पर 2M2U2। ठीक है, अब क्या बचा अपना, ये वाला M2V1 और वो वाला, उसको इस साइड लेके आओगे तब किसका हो जाएगा, प्लस का M1V1। ठीक है, अब क्या कर दोगे, यहाँ से V1 कॉमन ले लो, क्या बचा M2 प्लस M1। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख दो, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, कैसे भी रिप्लेस करके लिख सकते हैं अपन, M1 प्लस M2। ठीक है, और साथ में अपनी ये वैल्यू चल रही है। अब यहाँ पे अपने को वैल्यू किसकी निकालनी थी भाई, V1 की, तो ये लो M1U1 माइनस M2U1 प्लस 2M2U2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है भाई अपना यहाँ पे U1। ठीक है जी, क्या चल रहा है साथ में अपना यहाँ पर U1। ओके, अच्छा यहाँ से कॉमन ले लो भाई, ये है ना, ये U1 कॉमन ले लो, जो यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे क्या बच जाएगा, M1 माइनस M2। ठीक है, चलो अब क्या कर देंगे, इसको इन दोनों के अलग अलग अपॉन में कर लेते हैं। देखो V1 इक्वल 2M2U2 अपॉन M1 प्लस M2, और ये प्लस में क्या चल रहा है, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये अपनी V1 की वैल्यू आ गई। जैसे अपन ने V1 की वैल्यू निकाली है, वैसे ही एज इट इज अपन किसकी निकालेंगे, V2 की। तो देखो इसी प्रकार, कोई मतलब नहीं है इतनी बड़ी डेरिवेशन करने का, इसी प्रकार अपन V2 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर V2 के नीचे वाला तो सेम टू सेम आएगा, दोनों में सेम टू सेम आएगा, तो M1 प्लस M2। अब एक चीज़ देखो, V1 की बात कर रहे थे तब यहाँ पे M2 और U2 आए हैं, 1 किया तो 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 तो U का U लिख दो, M1 और U1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 2 आ रहा है, कब, जब 2 की बात की तब, सॉरी 1 की बात की। अब अगर 2 की बात कर रहे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M2 माइनस M1। ये इक्वेशन क्या हुई अपनी 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया भाई सबको। हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है। देखो जी, अब इन कंडीशंस के अंदर अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 के अंदर अपन 3 केस लेंगे और उनकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखते हैं कि अपना क्या होता है और क्या नहीं। तो अपन केस फर्स्ट की बात करते हैं। यदि कणों का द्रव्यमान, केस फर्स्ट क्या है अपना, यदि कणों का द्रव्यमान समान हो, कहने का मतलब m समान होना चाहिए। तो क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे द्रव्यमान अपन ने लिए ही कितने थे, मास 2 ही तो लिए थे,
तो उनको क्या कर दो, समान कर दो, सेम कर दो। तो m1 इक्वल m2 इक्वल m हो तो इक्वेशन 4 एंड पहले तो इक्वेशन 4 से ही कर लो ना, लो जी। अब इक्वेशन 4 में जहाँ पे भी m1 m2 है वहाँ पे क्या पुट करोगे, m पुट कर दो। तो अपने पास क्या आ जाएगा, v1 इक्वल 2m u2 अपॉन m कितना हो जाएगा, सीधा ही करो एक बार तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस m और m प्लस m हो गया। और साथ में क्या चल रहा है अपना, ये u1 कैसे भूल जाते हैं अपन, अजी यहाँ पे u1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, u2 आएगा। तो चलो ये लो जी, क्लियर है। अब देखो, अब आप लोगों को एक चीज़ पता है कि यहाँ पे बचेगा क्या अपना, v1 इक्वल 2m और इसको जोड़ोगे तब क्या बच जाएगा, 2m और ये क्या चल रहा है u, और इसका मान क्या हो जाएगा, 0 बिल्कुल होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो अब सुनो, तो v1 इक्वल कितना आ गया, 2 से 2 चला गया, सॉरी 2m से 2m चला गया, तो v1 इक्वल कितना आया, u1। ओके ठीक है, v1 इक्वल कितना आया, u2। अच्छा ये u2 है, इसकी वैल्यू तो 0 हो ही गई ना, हाँ लो, ये अपना क्या आया, v1 इक्वल u2। इसी तरीके से अपन इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 5 में देखो डायरेक्ट लिख देते हैं, v2 इक्वल कितना आ जाएगा, u1। ये लो जी, कहने का मतलब क्या हुआ, बिफोर कोलिजन में वेलोसिटी 1 थी तो वेलोसिटी चेंज हो गई, उसकी कितनी आ गई, u2 आ गई, और आफ्टर कोलिजन में v2 थी तो उसकी कितनी आ गई, u1 आ गई। कहने का मतलब यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, वेलोसिटी चेंज हुई है। इसको इक्वेशन 6 और इसको 7 बोल देना। तो बात सुनो, इक्वेशन 6 व 7 के आधार पर हम कह सकते हैं कि कणों का द्रव्यमान समान होने पर, कहने का मतलब कि ये जो मास है ये सेम होने पर टक्कर के बाद के वेग क्या हो जाते हैं, देखो टक्कर के बाद के मतलब आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी थी वही तो चेंज हुई है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी थी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है। इससे नेक्स्ट बात करते हैं अपन अपने नेक्स्ट